In question number 5, you are willing to pay $15,625 now to purchase a perpetuity that will pay you and your heirs $1,250 each year forever, starting at the end of this year. If your required rate of return doesn't change, how much would you be willing to pay if this were a 20-year annual payment ordinary annuity instead of a perpetuity? तो हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है? We have said कि हमारे पास परपेचुटी की वैल्यू कितनी गिवन है 15,625 और हमारे पास कूपन कितना गिवन है कि हमें हर साल जो रिसीव होना है वो होना है 1250 पर ईयर, जो कि यहाँ गिवन है कि आपके हेयर्स को हर साल $1250 जो है वो रिसीव होते रहेंगे. कंसिडरिंग दिस फैक्ट वी हैव सेड दैट परपेचुटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम सिंपल कूपन को डिवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ. तो हमारे पास अगर परपेचुटी की वैल्यू 15,625 है इक्वल टू कूपन पेमेंट जो हमें रिसीव हो रही है वो 1250 है. वी हैव डिवाइडेड इट बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द कैलकुलेशन आई हैव गिवन दैट 8% विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अगर आपने हमें इसी चीज को कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करने दैट हाउ वुड यू बी विलिंग टू पे इफ दिस वर अ 20-year एनुअल पेमेंट ऑर्डिनरी एन्युटी इंस्टेड ऑफ अ परपेचुटी, कि परपेचुटी की बजाय अगर आपके पास यही ऑर्डिनरी एन्युटी का केस हो, और ऑर्डिनरी एन्युटी हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो होती है जिसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड जो सा ईयर है उसमें आपको पेमेंट रिसीव होती है. तो हमारे पास फिक्स पेमेंट कितनी रिसीव हो रही है 1250 की. प्रेजेंट वैल्यू इंट्रोस्पेक्ट एन्युटी आएगा इंटू एन आ जाएगा. अब एन्युटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो हमने 8% को 20 ईयर्स में एन्युटी वाले टेबल में सर्च कर लेना है. एन्युटी वाले टेबल में जब हम 8% को 20 ईयर्स में चेक करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9.818 की. वी हैव प्लेस्ड दिस वैल्यू इनटू आवर सॉल्यूशन. हम मल्टीप्लाई करते हैं 1250 को 9.818 के साथ तो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी 12,272 की. It means that the value which is totaling 15,625 की, तो वो हर साल जब आपको एक लमसम अमाउंट पे करेगी तो आपके पास टोटल वर्थ जो है वो बाय द एंड ऑफ द 20 years कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 12,272 की. Coming to the next question, what is the price of a perpetuity that has a coupon of $50 per year and a yield to maturity of 2.5%? If the yield to maturity doubles, what will happen to its price? It's mean that now we are going to calculate कि अगर हमारे पास कूपन और yield to maturity given हो तो हमारे पास परपेचुटी की वैल्यू या उसकी प्राइस में क्या चेंज आएगा. हमने ये कहा कि जब हमने परपेचुटी की प्राइस को कैलकुलेट करना होता है या वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो हम सिंपल उसके कूपन को डिवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ. जब हमने कूपन की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस किया है वी हैव डिवाइडेड इट बाय 2.5% जो कि हमारे पास इंटरेस्ट गिवन था तो हमारी वैल्यू प्राइस कितनी कैलकुलेट हो गई 2000 की. Now it is said कि if the yield to maturity doubles, what will happen to its price? Yield to maturity डबल होने का मतलब है कि 2.5% डबल होकर कितनी हो जाएगी 5% की. अब जब ये 5% होगी और हमने 50 को डिवाइड किया 5% से तो हमारे पास 1000 प्राइस ऑफ द परपेचुटी आ गई. नाउ अगर हम उसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिकॉल करें तो हमने कहा कि जैसे ही प्राइस YTM और कूपन रेट में डिफरेंस आता है जितना ज़्यादा ही आपस में बढ़ते जाते हैं तो प्राइस का भी फैक्टर उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है. तो हमारे पास YTM इंक्रीजेस तो 5%, 2.5 से 5% हो गए और प्राइस ऑफ द परपेचुटी डिक्रीजेस टू 1000 फ्रॉम 2000. इसका मतलब जैसे ही YTM इंक्रीज होना शुरू होगी तो आपकी प्राइस ऑफ द परपेचुटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. In question number 7, property taxes in Dhaka county are roughly 2.66 of the purchase price every year. If you just bought a $100,000 home, what is the present value of all the future property tax payments? Assume that the house remains worth $100,000 forever, property tax rate never change, and that a 9% interest rate is used for discounting. अब हमारे पास गिवन क्या है कि हमारा टैक्स रेट है, हमने एक घर खरीद लिया $100,000 का
और उस पर उन्होंने कहा कि टैक्स रेट जो है वो 2.66% कैलकुलेट होता है, और टैक्स रेट की ये जो अमाउंट है जो 2.66% के थ्रू कैलकुलेट होगी, ये आपको हर साल पे करनी है। तो कहते हैं कि आप बताएं कि हाउस की जो ओवरऑल जो हम पेमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स करेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, अब आपने ये कहा कि 2.66% ऑफ 100,000 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू कैलकुलेट होगी डेट विल बी द टैक्स पेमेंट। ठीक है, 100,000 को मल्टीप्लाई किया 2.66 के साथ, तो हमारे पास टैक्स पेमेंट कैलकुलेट होगी विच इज $2,660। अब हमने ये $2,660 जो है वो फॉर द ईयर्स पे करते जाना है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपका हाउस इतनी ही अमाउंट का रहे और प्रॉपर्टी टैक्स भी चेंज ना हो, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स क्या होगी। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसी जो हमारे पास टैक्स पेमेंट है उसको हमने एज एन परपेचुटी कंसिडर कर लिया। जब हमने परपेचुटी, क्योंकि परपेचुटी मीन्स कि आपने इन्फिनिट टाइम्स के लिए वो वाली पेमेंट्स करनी है, या आपको रिसीव हो रही है या आपने पे करनी, तो हमने परपेचुटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे ही परपेचुटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ तो हमारी वैल्यू इज इक्वल टू कूपन रेट, कूपन वैल्यू डिवाइडेड बाय आई। अब कूपन वैल्यू कितनी आ रही है $2,660 की, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 9% के साथ, तो हमारे पास परपेचुटी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी 29,555 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में assume you just deposited 1,000 into a bank account. The current real interest rate is 2% and inflation is expected to be 6% over the next year. What nominal rate would you require from the bank over the next year? ठीक है, पहली चीज उसने क्या पूछी है कि नॉमिनल रेट क्या होगा जो आप बैंक से रिक्वायर करोगे अगर आपने 1,000 बैंक में जमा कराया है, 2% उस पर रियल इंटरेस्ट है और इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 6%. हाउ मच मनी विल यू हैव एट द एंड ऑफ 1 ईयर. दूसरी चीज, तीसरी चीज, इफ यू आर सेविंग टू बाय अ स्टीरियो दैट करंटली सेल्स फॉर $1,050, विल यू हैव इनफ मनी टू बाय इट. तो अब हमने तीन डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। पहली चीज कि नॉमिनल रेट कितना होगा, दूसरी चीज कि हमारे पास बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितने पैसे होंगे, और तीसरी चीज कि अगर आज की डेट में स्टीरियो $1,050 का मिल रहा है तो क्या हम उसको खरीद सकेंगे। अब इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज डिफरेंशिएशन बिटवीन द रियल रेट एंड द नॉमिनल रेट। तो रियल रेट इन्फ्लेशन के बगैर कैलकुलेट होता है और नॉमिनल रेट में इन्फ्लेशन एडेड होती है। इट मीन्स दैट व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो फिर हमारे पास नॉमिनल रेट आ रहा है। नॉमिनल रेट इन्फ्लेशन के रेट को इंक्लूड करके गिवन होता है, जबकि रियल रेट में से इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो माइनस कर देते हैं। अब जब हमने कैलकुलेट किया तो वी हैव सेड दैट नॉमिनल रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। रियल रेट इज गिवन एज 2% एंड इन्फ्लेशन रेट इज गिवन एज 6%, तो टोटल हो जाएगा 8% का नॉमिनल रेट विच वी विल रिक्वायर फ्रॉम द बैंक। Now the other question is how much money will you have at the end of first year? अब पहले साल के आखिर में हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। सिंपल ही कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो कि हमारे पास इसके एंड पे कितने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर हम इसी गिवन नॉमिनल रेट पर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1,000 पे 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है और वो फॉर 1 ईयर गिवन है, तो हमारे पास सिंपली 80 का इंटरेस्ट रेट कंसिडर हो जाएगा और सिंपल लोन कैलकुलेशन के बेसिस पे 1,080 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। अब तीसरी चीज उसने ये पूछी कि $1,050 में जो स्टीरियो बिक रहा है क्या आप उसको खरीद सकेंगे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अगर हमने हमारे 1,000 के डिपॉजिट पर इन्फ्लेशन का और रियल इंटरेस्ट का इफेक्ट चेक कर लिया तो हमें $1,050 की जो स्टीरियो की अमाउंट होगी हम उस पर भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट पहले इम्पोज करेंगे। तो उस इफेक्ट को इम्पोज करने के बाद हम एनालिसिस कर पाएंगे कि आया साल के आखिर में हम स्टीरियो को परचेज कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे। अब जब हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट इम्पोज किया ऑन द प्राइस ऑफ द स्टीरियो तो हमने कहा $1,050 मल्टीप्लाई बाय 6%,
तो 63 जो है वो इन्फ्लेशन की वैल्यू बनती है जो कि ऐड हो जाएगी आपके स्टीरियो की वैल्यू में। तो 1050 प्लस 63 विल बी इक्वल टू 1113। नाउ स्टीरियो विल कॉस्ट $1113 एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे पास एट द एंड ऑफ द गिवन ईयर अमाउंट होगी 1080 की और स्टीरियो की वैल्यू हो चुकी होगी 1113। Hence, we have proved that we will not be able to buy the stereo because we will be short by $33 to purchase the stereo. Next question is that a 10-year 7% coupon bond with a face value of 1000 is currently selling for $871.65. Compute your rate of return if you sell the bond next year for 880.10. अब हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि जितने की आपने चीज खरीदी और जितने की आपने चीज बेची आप उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिफरेंशियल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी जो कि उस इन्वेस्टमेंट या फिर उस एक्टिविटी के बाद आपको रिसीव हुई है। और जब आप उस डिफरेंशियल अमाउंट को डिवाइड करेंगे विद योर परचेज प्राइस तो आपके पास रेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे जब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब है कि हमें एक तो चेंज आएगा कैपिटल गेन की सूरत में जो कि उस स्टॉक या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज होगा। दूसरा वो कूपन या कैश पेमेंट्स जो हमें उस स्टॉक या शेयर के अगेंस्ट मिल रही होंगी थ्रू आउट द ईयर्स। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सी कैश पेमेंट्स प्लस पी into t plus 1 it means that the future price t is the time और अगर आज टाइम t है तो प्लस एड ऑन होते जाएंगे उतने टर्म्स उतने ईयर्स जितने तक हम उस इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं देते। तो t plus 1 will be the future price और द एंडिंग प्राइस जब हमने बेचना होगा वो वाली प्राइस होगी चाहे आप इस अगले साल ही बेच दें चाहे आप 3 सालों बाद बेचें चाहे 5 सालों बाद बेचें तो जितने सालों बाद आप बेच रहे होंगे उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर आ जाएगी माइनस पी टी विच इज द करंट प्राइस डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कूपन की वैल्यू गिवन है 70 की ऐड कर देंगे 880.10 विच इज द फ्यूचर प्राइस माइनस 871.65 जो कि हमारी करंट प्राइस थी और डिवाइड भी हमने उसको 871.65 के साथ ही कर दी। तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न जो है फॉर द गिवन बॉन्ड जो है वो कितना हो गया 9% का। इट मीन्स कि अगर हम बॉन्ड को 7% के कूपन बॉन्ड को 10 इयर्स तक होल्ड करते हैं और हम उसको बेचते हैं टू सेल द बॉन्ड नेक्स्ट ईयर फॉर $880 तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है डेट विल बी 9%। In next question, you have paid 980.30 for an 8% coupon bond with a face value of $1,000 that matures in 5 years. You plan on holding the bond for 1 year. If you want to earn a 9% rate of return on this investment, what price must you sell the bond for? इसका मतलब है कि अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें हमने रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट किया था इस वाली में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन हो तो हमें कितने का वो बॉन्ड जो है वो बेचना चाहिए। तो कंसिडरिंग द सेम इक्वेशन वी हैव जस्ट प्लेस द डिफरेंट वैल्यूज कि अब हमारे पास कूपन की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 80 प्राइस करंट प्राइस भी गिवन है दैट इज 980.30 जबकि सिर्फ हमने वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है फ्यूचर प्राइस की। तो पी टी प्लस 1 जो है वो हमें इधर कैलकुलेट करनी है। सॉल्विंग द इक्वेशन वी हैव द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड फ्यूचर वैल्यू और द प्राइस इज 988.527। इसका मतलब है अगर आपने बॉन्ड को 9% के रेट ऑफ रिटर्न पे अर्न किया और 1 साल के बाद आप उसको बेच रहे हैं तो आपको उस बॉन्ड को $988.5 का बेचना चाहिए। These are the all questions which we have already solutions have already been shared with you and now I have elaborated them one by one in detail. Hope this will help you in understanding all the questions. If there is still any confusion or ambiguity, please feel free to contact me on the WhatsApp group.
Thank you so much.